सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर महीने के पहले वाले हफ्ते का ये आपका दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करके खत्म करते हैं। तो बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर डेवलप किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी के लिए चाइना ने एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर को तैयार किया है। और इसी तरह से हेलीकॉप्टर से आपको याद होगा, अभी मंगल पर नासा ने एक हेलीकॉप्टर उड़ाया था। उसका नाम बता सकते हो क्या? इंजीन्यूटी था। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूएसए ने मंगल पर अभी कौन सा रोवर भेजा था? परसेवेरॉन्स रोवर भेजा था। और चाइना के मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1 है। उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम जुरोंग है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम है होप मिशन। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, जहाँ पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स नाम का एक एक्सरसाइज हुआ था? तो आंसर होगा सिंगापुर। 2 से लेकर 4 सितंबर तक चला था भारत और सिंगापुर के बीच में ये सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है और ये इसका 28वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? साउथ चाइना सी में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस रणविजय, आईएनएस किल्टन और आईएनएस कोरा ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नाम की बुक को किसने लिखा? धीरा खंडेलवाल ने। और इस बुक को रिलीज किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। लिखा तो है पूर्व आईएएस और फेमस लेखक धीरा खंडेलवाल ने। बाकी कुणाल बसु इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा कौशिक बसु, पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक को लिखा। इनको एक अवार्ड भी मिला था, कई बार बता चुका हूं मैं आपको। कौन सा बताओ अब? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। और तरुण बसु की बात करेंगे तो कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियंस अमेरिकन नाम की बुक को लिखा। अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता था? डेविड डायोप ने। ये फ्रांस के लेखक हैं, इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। फिर बताइए, हाल ही में जारी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा एंजेलिना जोली और गेराल्डिन वॉन ब्यूरेन। तो हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ये तो आप जानते ही हो, एंजेलिना जोली। अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ, जिसे एंजेलिना जॉली ने एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन के साथ मिलकर के लिखा है। ये बुक दुनिया भर के युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में सहायता करेगी। प्रियंका चोपड़ा ने भी बुक लिखी थी अभी अनफिनिश्ड नाम से। बाकी आपको शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखना है। 30वां सरस्वती पुरस्कार मिला था इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे का नाम भी याद होगा आपको, 30वां व्यास सम्मान मिला था इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। बताइए, हाल ही में अ रूड लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? वीर सांघवी ने। तो भारत के सबसे अधिक जाने माने पत्रकारों में से एक हैं ये वीर सांघवी। और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है अ रूड लाइफ अ मेमोयर। और इस बुक में उन्होंने भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण करियर के अपने विचार और अनुभवों को साझा किया है। बाकी अशोक लवासा वैसे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। बीमल जालान की बात करेंगे, द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा। अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा इन्होंने। अच्छा बताइए, एलआईसी ने किस बैंक में 4% की हिस्सेदारी को अभी फिर से खरीदा? तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में एलआईसी ने बैंक ऑफ इंडिया में 3.9% की हिस्सेदारी को खरीद लिया। बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना होती है 1906 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ अतनु कुमार दास हैं। अभी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बने थे पीआर राजगोपालन। और इसका टैगलाइन होता है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बाकी एलआईसी की बात करोगे तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष एमआर कुमार है, स्थापना 1956 हो गई। अभी इसने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था आनंद नाम से एजेंटों के लिए। और आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की थी। बाकी इंडियन बैंक, इसके एमडी सीईओ शांतिलाल जैन बने थे, याद रखना। पंजाब नेशनल बैंक के तो एसएस मल्लिकार्जुन है ही सही, टाइम पीरियड बढ़ गया अभी इनका। यूको बैंक के एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल है, इनका भी कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ गया था।
अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन सी बीमा कंपनी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रही है? तो आंसर होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 6,687 करोड़ रुपए में एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को खरीद रही है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना होती है सन 2000 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO विभा पाडलकर है। बताइए, हाल ही में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्रीकांत टी को। तो श्रीकांत टी ये भारत के नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं पहले। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। बाकी वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, 24वें नंबर के हैं। अच्छा, पहले कौन थे? पूछा जाए पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिला कौन थी? महिलाओं में बात करेंगे तो VS रमा देवी थी। और अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही इसके उप चुनाव आयुक्त बने थे कौन? अनूप चंद्र पांडे। बेसिकली दो होते हैं, तो एक तो बन गए थे अनूप चंद्र पांडे, दूसरी जगह खाली थी तो वो भी भर गई है, श्रीकांत टी बन गए हैं, अब उस जगह आ गए हैं, तो वो भी याद रखना। बाकी देखो, एक श्रीकांत माधव वैद आपने नाम जरूर सुना होगा, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है। तो ये दो नाम मिलते जुलते थे तो मैंने आपको साथ के साथ बता दिए। संजय अरोड़ा ITBP के डायरेक्टर जनरल बने अभी। पंकज कुमार सिंह BSF के डायरेक्टर जनरल बने। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा अलार करिस। एस्टोनिया जिसकी कैपिटल तालिन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री कौन है? काजा कलास है और अब राष्ट्रपति बन गए अलार करिस। बाकी इस्माइल साबरी याकूब अभी मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने और स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने। देखो, आपने बाल्टिक कंट्रीज के बारे में सुना होगा, 3 देश आते हैं उसके अंदर, लातविया, लिथुआनिया और ये एस्टोनिया। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD कौन बनी है? तो आंसर होगा वर्तिका शुक्ला। तो अभी हाल ही में वर्तिका शुक्ला को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने ये। प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के 21वें डायरेक्टर जनरल बने। असम राइफल्स जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शिलोंग में, इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। और पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे आप बेड बैंक बोलते हैं उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने ये। अच्छा, एक नाम मैं आपसे पूछूं क्या? मुझे बताओ, लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने थे? चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और इंजीनियर से आपको याद है ही सही, इंजीनियर से डे हमने मनाया कब? 15 सितंबर को मनाते हैं। किसका बर्थ एनिवर्सरी को होता है इस दिन? M विश्वेश्वरैया का। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा देने और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 2 योजनाओं को शुरू किया, जिसमें से एक है आत्मनिर्भर कृषि योजना और दूसरी है आत्मनिर्भर बागवानी योजना। देखो, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर हो गई, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और गवर्नर है BD मिश्रा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना ये किस राज्य में लागू की गई है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष नाम से एक योजना शुरू की है और इस योजना में कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। और इसके अलावा राज्य के वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकारों को जो मासिक पेंशन 5,000 रुपए दी जाती थी, अब उसे बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। और पत्रकारों से एक योजना आपको और याद रखनी है जो कि उड़ीसा सरकार ने चलाई थी, नाम है उसका गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना। अच्छा मुझे बताओ, भारत की पहली ई लोक अदालत कहां पे खोली गई? छत्तीसगढ़ में। जबकि ई कैबिनेट की बात करेंगे तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर होगा 1 से 7 सितंबर तक। तो भारत में पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
मतलब व्यक्तियों को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए इसको मनाया जाता है। थीम रही फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी अगस्त के महीने में 3 सप्ताह हम लोगों ने मनाए थे। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह, और 19 से लेकर 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह, और 23 से लेकर 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह। और वैसे सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाते ही हैं, ये भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 5 सितंबर को कलकत्ता में मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे 5 सितंबर को टीचर डे भी मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। और टीचर से आपको याद होगा, एक वर्ल्ड टीचर डे भी होता है जो इसके जस्ट 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे मिला? रणजीत सिंह डिसाले को मिला था 2020 का। और विश्व साक्षरता दिवस कब होता है? ये 8 सितंबर को होता है। और देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा था, ये जो हम नेशनल टीचर डे मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को मनाते हैं। यहां से आपको एक पॉइंट याद आना चाहिए, पहला भारत रत्न जो 3 लोगों को मिला था, उसमें एक ये भी थे। एक तो थे श्री राजगोपालाचारी, सीवी रमन थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लास्ट टाइम भारत रत्न 2019 में दिया गया था, वो भी 3 लोगों को मिला था, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को। अच्छा बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो भारतीय निशानेबाज है मनीष नरवाल, जिन्होंने 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और अभी तक हमने पढ़ा, एक तो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था 68.55 मीटर दूर भाला फेंक करके। और अब तीसरा गोल्ड लेकर के आए थे ये मनीष नरवाल 50 मीटर पिस्टल में। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद ही है, 5 गोल्ड आए हैं टोक्यो पैरालंपिक में, 3 अभी तक पढ़ चुके हैं, 2 आगे आने वाले हैं। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग क्या है? कर दे कमाल तू, जिसको किसने गाया? संजीव सिंह ने। फिर बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। तो पहले तो ये याद रखो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रमोद भगत, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का चौथा गोल्ड जीता था। और याद रखना, इसी के साथ प्रमोद भगत पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक शटलर बन गए, पहले बैडमिंटन प्लेयर बन गए। इसके अलावा मनोज सरकार, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर ही हैं, उन्होंने बैडमिंटन में ब्रोंज मेडल जीता। एक और बैडमिंटन प्लेयर का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि बैडमिंटन तो एक गेम हो गया, इसमें एक बार एक ने गोल्ड जीत लिया तो दूसरी बार कैसे गोल्ड जीत सकता है। ये पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। और मैं आपको बता दूं, इस बार टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन और ताइक्वांडो को पहली बार शामिल किया गया। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने गेम्स में? 9 गेम्स में, जिसमें से हमने टोटल 19 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड हैं जिसमें। तो देखो, अगला प्रश्न यही है कि अभी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता, इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन प्लेयर ही हैं ये कृष्णा नागर, और अभी इन्होंने ही टोक्यो पैरालंपिक में मेन सिंगल इवेंट में गोल्ड जीत लिया। ये भारत का 5वां गोल्ड है। अच्छा, इसके अलावा एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, सुहास यथिराज का नाम, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं ये, और अभी इन्होंने बैडमिंटन में ही सिल्वर मेडल भी जीता है। ये 2007 में यूपी कैडर से आईएएस अधिकारी बने थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखना आप। तो टोक्यो पैरालंपिक 19 मेडल जीते हम लोगों ने, 5 गोल्ड रहे, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल रहे। और मेडल के रैंकिंग में बात करेंगे तो हम 24वें नंबर पर हैं। टॉप पर चाइना रहा 96 गोल्ड के साथ, टोटल 207 मेडल जीते हैं चाइना ने। और टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो हमने टोटल 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज थे। मेडल की लिस्ट में 48 नंबर पे हैं हम। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने डच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2021 को जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो मैक्स वर्स्टपन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से हैं, ये भी याद रख। और अभी इन्होंने ही डच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2021 का खिताब जीत लिया है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी और प्लेटफॉर्म ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा अमेजॉन ने।
तो अमेजॉन इंडिया ने किसान स्टोर को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से किसानों के लिए है। इसे हमारे कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने शुरू किया है। तो अब किसान अमेजॉन प्लेटफॉर्म पर खेती के जो भी उनके उपकरण हो गए, बीज वगैरह और जो भी मतलब कृषि से जुड़े जो भी चीजें हैं ना, उसको वहां से खरीद सकते हैं। मेन उद्देश्य इसका यही है, किसानों को उनके दरवाजे पर डिलीवरी की सुविधा के साथ किफायती कीमतों पर ये कृषि संबंधित चीजें उपलब्ध कराना। अमेजॉन स्थापना होती 1994 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएस में है। संस्थापक इसके जेफ बेजोस है और सीईओ इसके एंडी जेसी हैं। और अमेजॉन की स्पेस कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजन। आपको याद होगा 4 लोग अंतरिक्ष में गए थे। एक तो जेफ बेजोस थे, एक उनके भाई थे, और उनके साथ जो 2 जने गए थे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे युवा थे, जो नीदरलैंड से थे। उम्र थी उनकी 18 साल। उनका नाम था ओलिवर डेमन। और सबसे बुजुर्ग यात्री भी इनमें से एक थे, उनका नाम था वैली फंक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताओ, तो संतोष जॉर्ज हैं, ये केरल से हैं। एक शिरीषा बांदला का नाम भी याद रखना, स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी थी ये। वैसे स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है, यूएसएसआर से थे ये। कब गए थे स्पेस में? 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए तो 12 अप्रैल को विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाते हैं हम। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। तो अभी हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 को जारी किया, जिसमें भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम रहा है। पहले नंबर पे यूएसए है 396 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ। दूसरे नंबर पे चाइना है 277 कंपनीज के साथ, और भारत 51 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ तीसरे स्थान पर। यूनिकॉर्न कंपनीज बताया था मैंने आपको, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो, उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न कंपनी। बताइए, अभी हाल ही में सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो आदि जनजाति होती है, तो उन्हीं के द्वारा ये सोलंग त्योहार अभी मनाया गया। सितंबर के पहले सप्ताह को इसे मनाया जाता है। ये त्योहार एक तरह का कृषि पर्व होता है। सिंपल सा याद रखो, सोलंग त्योहार, इसका संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। तो भारतीय जीव विज्ञानी है ये डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जिनको भारत में 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से बचाने के लिए ये बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। याद रखना, इसे कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। अच्छा, अभी आपको याद होगा उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने एक ऑपरेशन ओलिव का आयोजन किया था। वैसे वर्ल्ड टर्टल डे कब होता है? 23 मई को, और इस बार इसकी थीम थी टर्टल रॉक। डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 जीता था, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। अच्छा, आप मुझे बताओगे क्या, मैथ का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। और एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है रेमन मैग्सेस अवार्ड को। बाकी ग्रीन ऑस्कर आप जानते हो, विटली अवार्ड को कहा जाता है, जो नुक्लू फॉर्म को मिला था। बताइए, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर स्थापित करेगा। डुगोंग, या इसे आप सी काऊ बोलते हैं, ये एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। समुद्री घास ही इसका मुख्य आहार होता है। एक दिन में लगभग 90 किलो तक ये घास खा जाती है, पर निवास स्थान के नुकसान और समुद्री प्रदूषण के कारण ये विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार का जो राजकीय पशु है वो भी यही है, और वर्ल्ड डुगोंग डे भी हम मनाते हैं 28 मई को। अच्छा, अभी आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गायों के, जो गाय होती है, काऊ होती है, उसको राष्ट्र पशु बनाने का सुझाव भी दिया है। अच्छा, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। और याद रखना, कलपक्कम और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। तमिलनाडु के अभी नए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन बने थे। यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर थे, जो अब पंजाब चले गए और यहाँ पे नागालैंड के आ गए हैं। उनका नाम है RN रवि। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ फिर नागालैंड के गवर्नर का पद कौन संभाल रहा है। बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में कौन सा राज्य राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करेगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के बीच विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए पुणे के पिंपरी चिंचवण सिटी क्षेत्र में भारत रत्न राजीव गांधी इनोवेशन सिटी का निर्माण करने की घोषणा की है। ये जो सिटी है ये चाइना, सिंगापुर आदि देशों में बने साइंस पार्क के तर्ज पर बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 191 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार ने ही राजीव गांधी जी के नाम पर एक अवार्ड भी शुरू किया था, जो कि आईटी संस्थानों को मिलेगा। राजीव गांधी से आपको काफी चीजें याद होंगी। एक तो खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है वहां से राजीव गांधी का नाम हटा करके मेजर ध्यानचंद का नाम जोड़ दिया गया। अभी असम के राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटा दिया और वो बन गया केवल औरंग नेशनल पार्क, तो ये भी ध्यान रखना।